तो सर आप पढ़ाई-लिखाई को लेकर इतना आपके अंदर रुझान किस तरीके से था? आप पढ़ाई-लिखाई को इतना महत्व क्यों देते थे? कुछ ही दिनों में किताब पढ़ना सीख गया, फिर हमारे घर में ऐसा माहौल भी था, तो फिर धार्मिक किताबें जैसे पढ़ी हुई थी तो मैंने उसको पढ़ लिया और थोड़ा मैं जिज्ञासु था तो हर चीज़ को जानने के बारे में, गहराई से जानने के बारे में प्रयास करता हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं और आगे इसमें क्या और हो सकता है। सर आपने पुलिस के तौर पर डीएसपी से स्टार्ट किया और आप आज आईजी हैं। तो सर ये आपका अनुभव किस तरीके से, आप पुलिसिंग को किस तरीके से देखते हैं? पुलिस की जॉब में देखो मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं आई, कारण क्या था कि मैं जनता से मेरा बहुत अच्छा व्यवहार लगाव रहा। मैं ये सोचता मेरी क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी, जो पुलिस का काम उससे शायद काफ़ी कम है। आप अपना मोबाइल नंबर भी जनता के बीच में ओपन रखते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? एक तो व्यवहारशीलता मेरी ठीक थी, फिर ये विचारधारा मिशन चला रहा हूँ तो इसमें भी जनता से जुड़ना ज़रूरी था, तो इसके लिए भी मोबाइल नंबर। सर हमारे समाज में छुआ-छूत जैसी चीज़ें भी अभी भी हम देखते हैं, होती रहती हैं। तो सर इन चीज़ों को किस तरीके से दूर करें? इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखें, अगर मेरा जन्म इस जाति में होता और मेरे साथ ये व्यवहार होता तो मैं इसको कब तक सहन करता। क्या सर ये पॉसिबल है कि हम 15-16 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं? जुनूनों का भी टेस्ट है भाई, किस में ज़्यादा जुनून है, ज़्यादा जुनून होगा तो उसको पढ़ाई में जोर नहीं आएगा और आसानी से पढ़ लेगा। जब आप अपने शरीर पर वर्दी धारण करते पहनते हैं, तो सर उस वक़्त कैसा फ़ील होता है आपको? जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, ये आपके लिए काफ़ी जानकारीपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि पुलिसिंग से रिलेटेड आपको थोड़ा जानकारी मिलेगा। आपको जानकारी मिलेगा छुआ-छूत को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि साइंस के माध्यम से आप धर्मों को किस तरीके से समझ सकते हैं। धर्म के बारे में आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप जब वीडियो को देखेंगे, तो आपको वीडियो के बीच में जानकारी मिलेगा। क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। सर के बारे में थोड़ा-सा आपको इंट्रो देता हूँ। सर का नाम श्री कृष्ण सहाय है। सर वर्तमान में आईजी के पोस्ट पर कार्यरत हैं। अगर हम सर के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें, तो सर ने स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है। सर ने यूपीएससी एग्ज़ाम भी क्वालीफ़ाई किया है। यूपीएससी के अंदर दोनों एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए, इंजीनियरिंग सर्विस के भी और सीएससी भी क्वालीफ़ाई किया है। तो ये सर की कुछ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस रही है। बाकी चीज़ों को भी हम सर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए आपका बहुत कीमती समय नहीं लेते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। सर मैंने कोशिश किया है कि आपके बारे में थोड़ा-सा इंट्रो दे पाऊँ, बट अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो या फिर आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रो हम सबको दे दें एक बार तो अच्छा होगा। सभी साथियों को जो बाद में पॉडकास्ट को सुनेंगे उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों में किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों में पुलिस में मैं अफसर तो मतलब ये काम तो कर ही रहा हूँ, इसकी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में एक विचारक टाइप भी मुझे कह सकते हैं और उस विचारधारा के हिसाब से मैंने भी अपने देश को दुनिया को कैसे और बेहतर बनाया जाए उसके बारे में मैं विचार इसमें रखूँगा इस पॉडकास्ट में। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप शायद पहली बार ही सुनोगे। आप लोगों ने बहुत सारे जो सुनते रहते हो, विचारकों को भी सुनते रहते हो, वर्तमान के पहले वाले पढ़े, लेकिन उनसे भी हट करके बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी जो पहली बार सुनोगे, लेकिन इसके बाद सुनने के बाद में आप उसको जीवन भर अपनाओगे भी सही, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। जी। सर आपके बारे में हमें बहुत सी क्वेश्चंस करने हैं, बट हम शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत में आपसे शुरू से आना चाहेंगे। सर जो आपकी शुरुआत रही है, मतलब कि जो आपका बचपन रहा है और आईजी बनने तक का जो सफ़र रहा, सर किस तरीके से रहा? थोड़ा-सा हम सबको अपने सफ़र के बारे में बताएँ। वैसे तो मैं क्या कि बिल्कुल साधारण घर में और भी कह सकते हो गरीब घर में ही पैदा हुआ। मेरे बड़े भाई मज़दूरी करते थे और ज़्यादा घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं लोकल आस-पास के स्कूलों में पढ़ा था। मेरे आस-पास जो जैसे 5वीं तक की स्कूल मेरे गाँव में नहीं थी। तो पड़ोसी गाँव में 5वीं पढ़ा, फिर 8वीं तक दूसरे स्कूल में पढ़ा, फिर 10वीं तक तीसरे स्कूल में पढ़ा, फिर 11वीं में चौथे स्कूल में पढ़ा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज लेवल पे मैं एमएनआईटी जयपुर में आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने की है। तो घर की स्थिति तो काफ़ी कमज़ोर रही है, लेकिन मैं क्या शुरू से थोड़ा जिज्ञासु रहा, तो मैंने बचपन में से दूसरी तीसरी क्लास में रामायण महाभारत वगैरह पढ़ ली थी और बहुत सारे मोरध्वज, हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद इनकी कहानियाँ भी मैंने सुन ली थी बहुत अर्ली एज में ही। तो मैं थोड़ा-सा ये सोचता भई ये जो लोगों ने काम किया इससे और ज़्यादा बेहतर काम कैसे मतलब किया जाए? जी। वो करने के लिए मैं सोचता था। तो उसी के तहत फिर ये मैं विचारधारा पनपती गई और
सर, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस रही है, वो तो काफ़ी अच्छी रही है और साथ-साथ आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में आपने गहन में अध्ययन किया है। जैसे कि आपने बताया कि आपने रामायण, महाभारत ये सब दूसरी, तीसरी कक्षा में पढ़ लिया। जो कोई जनरली जो एस्पिरेंट हो, जैसे कि हम लोग खुद ही आज तक नहीं पढ़े हैं ये सब चीज़ें और साथ-साथ आप पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छे रहे हैं। आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया, जो कि भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया। तो सर, आप पढ़ाई-लिखाई को लेकर इतना आपके अंदर रुझान किस तरीके से था? आप पढ़ाई-लिखाई को इतना महत्व क्यों देते थे? ये तो ऑटोमेटिक कह सकते हो, मेमोरी ठीक कह सकते हो, भी मैं जल्दी-जल्दी चीज़ें सीख गया, मतलब जैसे मैं गया तो स्कूल में पहले दिन 1 लाइन सीख गया, दूसरे दिन दूसरे दिन में जल्दी, मतलब कुछ ही दिनों में किताब पढ़ना सीख गया। फिर हमारे घर में ऐसा माहौल भी था, तो फिर धार्मिक किताबें जैसे पढ़ी हुई थी तो मैंने उसको पढ़ लिया। महाभारत हमारे घर में नहीं थी, तो गाँव वाले किसी के पास थी तो उससे ला कर के पढ़ ली। और थोड़ा मैं जिज्ञासु था, तो हर चीज़ को जानने के बारे में, गहराई से जानने के बारे में प्रयास करता हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं, और आगे इसमें क्या और हो सकता है जो इससे? तर्कसंगत चीज़ें होती हैं, आप जानने का प्रयास करते थे। सर, थोड़ा-सा पहले हम पुलिस वाले रोल पे आपके आने चाहेंगे। सर, आपने पुलिस के तौर पर डीएसपी से स्टार्ट किया और आप आज आईजी हैं। तो सर, ये आपका अनुभव किस तरीके से, आप पुलिसिंग को किस तरीके से देखते हैं? पुलिस की जॉब में देखो मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं आई। कारण क्या था कि मैं जनता से मेरा बहुत अच्छा व्यवहार लगाव रहा। दूसरा, मैं जनता को कभी ब्लफ नहीं देता, कभी झूठ नहीं बोलता, जो चीज़ें थी वैसे के वैसे ही कहता। और अब जैसे 10-15 साल से मोबाइल वगैरह चले, तो मैं सब लोगों के मोबाइल वगैरह भी अटेंड करता था, जैसे पोस्टिंग फील्ड में भी रहा, अभी भी करता हूँ। तो मेरा कभी मुझे बहुत चैलेंज पुलिस में नहीं मिला, जो भी काम थे वो आसानी से ही हो गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं आया पुलिस में रहते हुए। मतलब मैं ये सोचता हूँ मेरी क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी, जो पुलिस का काम उससे शायद काफ़ी कम है। जी। सर, पुलिसिंग के तौर पर आपको कार्य करते हुए कौन-सी पोस्ट आपको ऐसी लगी जिस पे आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशर होता है? जैसे कि आपने डीएसपी से स्टार्ट किया और वर्तमान में आप आईजी हैं। तो इस दौरान कौन-सी पोस्ट ऐसी आपको लगी कि इस पे थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर इसमें आपको चुनौतियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं? देखो, अलग-अलग पद का अलग-अलग तरह का काम होता है। लेकिन मुझे तो सब में ही थोड़ा आसान लगा, क्योंकि मुझे कभी जनता का पूरा मेरे पे भरोसा था। मैंने कभी जनता से कोई बात कही, कोई जैसे मान लीजिए कभी मर्डर हुए, कोई चोरी डकैती की घटना हो गई, तो एकदम जनता को कोई बात होती तो मैं कहता भी पूरा प्रयास करेंगे, जनता मानती थी, तो इसलिए कभी ज़्यादा ज़ोर नहीं आया मुझे तो। जी। सर, आम तौर पर हम देखते हैं जो सर, पुलिस जब भी कोई क्राइम होता है या फिर जब भी कुछ होता है तो वहाँ पे लोग पुलिस को एक दूसरे निगाह से देखते हैं, नेगेटिव सेंस में देखते हैं कि लोगों को लगता है कि मतलब ये हमारे साथ कुछ गलत ही कर देंगे। तो सर, आपको जनता का इतना प्यार दुलार किस तरीके से मिलता रहा? देखो, एक तो क्या है, जैसे ऑफ़िस में कोई आदमी आया तो मैं ये सोच के चलता हूँ, भई मेरा भी कोई काम पड़ेगा तो मैं जनता, मतलब मैं किसी के पास जाऊँ, तो मुझे कैसे व्यवहार की इच्छा रहती है। तो मैं ऑफ़िस में लोगों से जो भी आता तो मतलब सबसे बैठा के बातचीत करता। कई बार ऐसे भी होता है, लोग बाहर जूते-चप्पल खोल के आते तो मैं कहता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जूते-चप्पल पहन के आओ, ये तो मतलब कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और कभी यथासंभव चाय-पानी के लिए पूछ लेता। हाँ, जो कई बदमाश टाइप के आते हैं, कोई चालाकी से आते हैं, तो उनसे थोड़ा सख्त रहते हैं। नहीं, आम आदमी से मेरा अच्छा व्यवहार रहता है, तो ऑफ़िस में अच्छा व्यवहार करेंगे, तो फील्ड में ऑटोमेटिक ठीक ही मिलेगा। जी। सर, एक प्रश्न और, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर भी जनता के बीच में मतलब ओपन रखते हैं और ऐसा बहुत कम हम देखने को पाते हैं कि लोग अपना मोबाइल नंबर जो उनका पर्सनल नंबर होता है, वो जनता को डायरेक्टली बता देते हैं। तो सर, इसके पीछे क्या तर्क है? आप ऐसा क्यों करते हैं? इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो क्या है कि लोग बाग आम तौर पर भी पुलिस वालों से बात करना मुश्किल होता है, विशेषकर अधिकारियों से। बहुत सारे अधिकारी क्या होता है कि नंबर उनके सेव होते हैं, उनके अलावा दूसरे अटेंड नहीं करते। जी। तो चूँकि मैं एक तो व्यवहारशीलता मेरी ठीक से, फिर ये विचारधारा मिशन चला रहा हूँ, तो इसमें भी जनता से जुड़ना ज़रूरी था, तो इसके लिए भी मोबाइल नंबर। दूसरा, कोई किसी काम होता है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, यथासंभव पीछे नीचे वालों को जो भी कह देता हूँ, उनके लोग बाग काम जो सही होते हैं, जेन्युइन काम होते हैं, हो जाते हैं। तो उनके पास एक ऐसा मौका जनता को मिल जाता है कि भई हम एक अधिकारी से अपनी बात कह दें, फिर उसके बाद में फिर नीचे वाले को एक चीज़ मैं और कहूँगा कि नीचे वाले जो थानेदार है, सिपाही हैं, एएसआई, हवलदार, एसपी, डिप्टी एसपी, उन लोगों के मेरे ऊपर खूब एहसान है, क्योंकि मेरे पास लोग खूब अप्रोच करते हैं, मैं नीचे उस काम को कहता हूँ, लोग बाग करते भी हैं। तो मेरे ऊपर लोगों के खूब मतलब पुलिस वालों के खूब एहसान भी है। जी। सर, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे साथ हम करना चाहेंगे, क्योंकि आपने पुलिसिंग में अपना अच्छा खासा समय दिया हुआ है, आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया होगा। सर, हम देखते हैं कि पुलिस जो है हमारे लिए होती है, मतलब कि हमारी मदद के लिए होती है। जब भी हमें कोई समस्या आती है तो हम किसी पे भरोसा करें ना करें, हम पुलिस के पास अवश्य जाते हैं। इस भाव से जाते हैं कि हम वहाँ जाएँगे तो हमारे लिए मदद मिलेगा हमको।
फिर भी सर जो हम देखते हैं कि जो जनता के बीच में पुलिस का परसेप्शन है वो काफ़ी नेगेटिव है। लोग फिर भी पुलिस को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। तो सर इसके पीछे क्या तर्क आपको देखने को मिलता है? आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आप लोग तो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? देखो पुलिस में अलग-अलग लीडरशिप होती है, जैसे थाने में थानेदार होता है, जिले का एसपी होता है, भर्ती सूबे डिप्टी एसपी होता है, फिर रेंज में आईजी होता है, फिर डीजी होता है। तो विभिन्न स्तरों पे जैसे कई जगह मतलब लीडरशिप जैसे मान लें सही नहीं है, जैसे थानेदार अगर मान लें सही नहीं लगा, तो उसमें वो क्या करता है कई बार जो पीड़ित है उसको तो मतलब ज़्यादा सख्त से पेश आता है और जो बदमाश है उनके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कई इस तरह के जो पुलिस अधिकारियों के लोगों के संपर्क में आते हैं, जी। तो फिर वो उनको कटु अनुभव होता है। इसमें अगर सुधार करना हो तो इसका एक तरीका है, जैसे मान लो मुख्यमंत्री ये सोचे कि भई मैं डीजीपी ऐसा व्यक्ति लगाऊँ, जो मतलब जिसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हो और उसके बारे में जानकारी हो। फिर डीजीपी की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आईजी वगैरह, एसपी इस तरह के लोग बाग लगाए क्योंकि संख्या तो ज़्यादा होती है, जिले के एसपी तो कम पोस्ट होती है। तो अगर वो छाँट के ऐसे अधिकारियों को एसपी लगाए, जिनकी अच्छी संवेदनशीलता है, जिनकी नैतिकता ठीक है, जिनमें पर्याप्त साहस है, तो ऑटोमेटिक फिर उसको निर्देश करे कि वो एसएचओ भी इसी तरह के पोस्टिंग करेंगे, तो फिर इसमें सुधार हो सकता है। मतलब एक अगर कड़ी मतलब श्रृंखला चालू हो जाए। अब इस पे कोई ध्यान कम देते हैं, लोग जो पोस्टिंग करते टाइम इस बात का ध्यान नहीं देते कि इसमें कितनी लीडरशिप क्वालिटी है इस अधिकारी में। जी। सर, एक क्वेश्चन हम आपसे और यहाँ पे करना चाहेंगे पुलिसिंग से रिलेटेड। क्योंकि सर कई बार कुछ क्राइम में हमारा नाम गलत तरीके से डाल दिया जाता है। हमने वो क्राइम नहीं किया है, उसके बावजूद हमारा एफआईआर में नाम आ गया। तो सर इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम इससे अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं? इसके लिए क्या सुझाव आप देंगे? मैं ये सही कह रहा हूँ, कई बार तो क्या होता है गाँव में आपस में मतलब ईर्ष्या भाव होता है। कई लोग अब पढ़ने वाले बच्चों का नाम डाल देते हैं, भई इसकी नौकरी में दिक्कत आ जाएगी या कोई सर्विसमैन का नाम डाल देते हैं। कई बार वो होते भी हैं पर तुच्छ सा उनका रोल होता है। तो ऐसे टाइम पुलिस की तो मैं बता दूँ, हालाँकि पुलिस वाले ये कोशिश करते हैं कि भई गलत आदमी नहीं फँसे और पढ़ने वाले बच्चों के प्रति पुलिस में विशेष लगाव रहता है। ये भी आप देख लेना, पुलिस वाले यथासंभव पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनका नाम निकाल ही देते हैं वैसे। और इसमें अगर कोई ऐसी बात आती है तो एसपी के नोटिस में लाया जा सकता है भई ये नाम गलत आ गया। लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी तो गाँव वालों की होती है जो गलत नाम लिखाते हैं। हाँ, कई बार अज्ञात मामले में जैसे किसी ने कह दिया वो नाम, कई बार अज्ञात कोई घटना घटी और किसी ने नाम ले दिया, तो उसमें पुलिस वालों की ज़िम्मेदारी रहती है कि भई सही छान लें, भई जो सही है उसी को, जो बदमाश है उसी का नाम रखें, गलत का नाम होता है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा-सा मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँगा। सर मेरा पूछने का सेंस ये था कि अगर आपका नाम एफआईआर में नोट हो गया है, मतलब कि पुलिस वाले भी नहीं वेरीफ़ाई कर पा रहे हैं कि आप सही हैं कि गलत है। क्योंकि कई बार तथ्यों को इस तरीके से रखा जाता है कि हम वेरीफ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हम भी ह्यूमन हैं। तो सर उस केस में हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं? मतलब कि उसके आगे क्या प्रक्रिया होती है? इसमें देखो पुलिस में काफ़ी सुपरविज़न है। एसएचओ के मतलब थाने में जैसे मान लो एएसआई हवलदार वो भी त पोस्ट तफ्तीश करते हैं, तो वहाँ एसएचओ होता है, उससे मिलो भई मेरा नाम गलत आ रहा है। एसएचओ नहीं कर पा रहा तो डिप्टी एसपी होता है। डिप्टी एसपी अगर मान लो नहीं समझ पाया तो एसपी के पास आप जा सकते हो, तफ्तीश एसपी बदल भी सकता है। उसके बाद अगर वहाँ भी आपको रिलीफ़ नहीं मिलता और आप वाक़ई में सही हो, तो उसके बाद आईजी के पास जा सकते हो, फिर डीजी के पास जा सकते हो, गृह मंत्री के पास जा सकते हो, मुख्यमंत्री के पास जा सकते हो। तो मतलब बहुत सारा सुपरविज़न है, तो उसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं। आप विभिन्न स्तरों पर अपनी बात कहोगे तो उसमें और अल्टीमेटली लगभग न्याय हो जाता है उससे। जी, सर मतलब ऊपर तक पहुँच पाना ये हमारे लिए आसान तो नहीं होता क्योंकि हम आम जनता हैं। बट फिर भी मतलब मैं जो एक यहाँ पे समराइज़ कर पा रहा हूँ कि आप अगर ऊपर के जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचते हैं तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। हाँ, मतलब अगर मान लो नीचे पर नहीं हो रही तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि भई आप ऊपर भी जाओ और सब अधिकारी वैसे वैसे तो देखो उनको उपलब्ध रहना चाहिए 8 घंटे ऑफ़िस में। लेकिन कई टाइम देते हैं, साहब 1 से 3 बजे मिलूँगा, कोई 3 से 5 का टाइम देते हैं। मैं तो उसको भी सही नहीं मानता, मैं तो सोचता हूँ भई जैसे ऑफ़िस में बैठे तो ऑफ़िस के बाबुओं को तो आप आगे-पीछे बुला सकते हो। उनको मतलब जैसे कोई अगर अपने आप पीड़ित व्यक्ति आया तो उसको पहले सुन सकते हो। जी। सर अभी आपने टाइमिंग की बात की तो मेरे मन में एक सवाल और आ गया। वो सर ये है कि जो सर आम तौर पर जो पुलिस वाले होते हैं उनका जो रोल होता है 24 घंटे का होता है। मतलब कि ज़िले में कोई क्राइम हो रहा है, आपके एरिया में कोई क्राइम हो रहा है, तो आपको वहाँ पे उपलब्ध होना होगा उस समस्या को दूर करने के लिए। तो सर ये मतलब ये प्रक्रिया जो है काफ़ी मुश्किल है, हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। तो सर आप लोगों को सर पर्सनल लाइफ़ में क्या-क्या चैलेंजेज़ देखने को मिलते हैं? देखो ऐसा मौका आता है महीने में 5-7 दिन आता है। मतलब सब अधिकारियों की से चाहे एसपी हो, चाहे मतलब एसएचओ हो, तो महीने में 5-7 दिन का टफ़ आता है, लेकिन 20-25 दिन में तो ऐसा रोज़-रोज़ ऐसे चैलेंजिंग काम नहीं आते। तो इसलिए वो उस समय टफ़ रहता है, तो उसके बाद फिर कई दिनों तक मतलब शांत भी चलता है।
फिर कई बार आप लोगों को प्रेशर भी ऊपर से देखने को मिलता है, मतलब दबाव काइंड का कुछ होता है कि नहीं कि ये काम करना है आपको, अगर वो गलत भी है तो भी उनके पक्ष में करना है? ऐसे हो जाता है, वैसे कई बार होता है और कई बार उसको लेके ट्रांसफ़र भी हो जाता है। पर अब ये तो जॉब का पार्ट है, तो झेलना ही पड़ता है। जी। सर थोड़ा-सा हम आपकी पर्सनल लाइफ़ पे आना चाहेंगे अब। चूँकि सर जो आपकी मान्यता है, आप आमतौर पर धर्म को नहीं मानते हैं। आपको मतलब जो आपकी मान्यता है, आप एक एथिस्ट काइंड के पर्सन हैं। तो सर ये आपने कब से धर्म को सोचा कि धर्म नहीं होता है या फिर कोई रिलीजन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ये मान्यता लोगों की है? क्योंकि सर जब हम बचपन में होते हैं तो फिर हमें इतनी चीज़ें बता दी जाती हैं, क्योंकि हम जब धीरे-धीरे जैसे ग्रो करते हैं हमें लगता है कि नहीं-नहीं ये सारी चीज़ें सत्य हैं। तो उसको छोड़ पाना आसान तो नहीं होता है। तो सर आपने किस तरीके से इसको छोड़ा? और आपको कब लगा कि नहीं-नहीं ये सारी चीज़ें समाज में गलत फैली हुई हैं? नहीं, एक तो मैं अपने आप को एथिस्ट नहीं बताता, मैं कहता हूँ मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हूँ। जी, लोग बाग हालाँकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और एथिस्ट को पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क भी है। एथिस्ट तो ये है कि भई ईश्वर वाला गॉड नहीं होता, और नास्तिक तो ये बोलेगा, आस्तिक बोलेगा भई ईश्वर वाला गॉड होता है और उससे ये सृष्टि ब्रह्मांड चल रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति क्या हर चीज़ का कारण जानने का प्रयास करेगा, भई ये घटना है, क्यों घटी है? तो एक तो मैं जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मेरे को बहुत ज़्यादा ठीक है। दूसरा, जब मैं कॉलेज लेवल पे गया तो फिर धीरे-धीरे मैं ऐसी चीज़ों के बारे में खुद का दिमाग भी लगाने लगा। तब मुझे महसूस होने लगा भई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए धर्म कह दो, मज़हब कह दो, धम्म कह दो, चाहे मान लीजिए रिलीजन कह दो, इनकी मैंने लगा इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनसे कई नुकसान हैं वैसे। इनमें अलगाववाद है, लिंग भेद है, अंधविश्वास है, सोच को सीमित करते हैं। तो फिर मेरे को लगा भई ये धर्म ग्रंथों की भी ज़रूरत नहीं है और परंपरागत धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इन किसी की भी ज़रूरत नहीं है बस। जी। सर, आमतौर पर जो हम देखते हैं जो धर्म ग्रंथ होता है, वो इसलिए भी ज़्यादा प्रचालित होता है कि जो उसके लिए जो जैसे कि बोलते हैं हिंदू धर्म में पुजारी लोग हैं, वो उसको थोड़ा-सा फैलाव करें। ऐसे विभिन्न धर्मों में विभिन्न-विभिन्न लोग होते हैं, जो कि उसको उसके बारे में लोगों को बताते हैं। तो सर उनका आप कितना रोल समझते हैं धर्मों को फैलाने में? भई देखो, धर्म का एक तो परवरिश के दौरान भी बच्चे उनको घर घर से ही उनको बताया जाता है। दूसरा क्या, सही कह रहे हो, ये प्रचार-प्रसार तो होता ही है उससे। तो चाहे तबलीग जमात हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे और किसी दूसरे धर्म के प्रचारक हो, सत्संग वगैरह जो भी करते हैं, इनसे धर्म का प्रचार-प्रसार, उनकी बातें फैलती हैं। लेकिन अब चूँकि सब पढ़े-लिखे भी हो गए, तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर धर्म ग्रंथ पढ़ना है, तो खुद ही पढ़ ले। तो अगर कोई मतलब पढ़ा-लिखा आदमी उसको दूसरा पढ़-पढ़ के सुनाए, जी, ये उसकी पढ़ाई पे सवाल खड़े करता है, "तू पढ़ा-लिखा है?" चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं रही। जी। सर, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 25 से 28 जो है, वो भी बोलता है कि धर्म से रिलेटेड बातों को बताता है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो आर्टिकल्स हैं 25 से 28 तक जिनमें कि धर्मों के बारे में बात होता है, राइट टू रिलीजन के बारे में बात होता है, सर उनको रखना सही था कि मतलब ये गलत है? किस काइंड का आप सोचते हैं? अब तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ भई, जैसे पहले हो सकता है जब आज़ाद हुए थे तब ये चीज़ें रही होंगी, लेकिन अब तो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपन को मूल अधिकार बनाना चाहिए। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूल अधिकार बनेगा तो फिर 25 से लेकर के 30 तक के जो अधिकार हैं, उनकी कोई ज़रूरत, मतलब वो एक कानूनी अधिकार के रूप में रह जाएँगे। और इसी के तहत अपन ये भी कहते हैं भई इनमें जैसे जो धार्मिक शिक्षा है, मदरसा शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा है, या मिशनरी शिक्षा है, या फिर ग्रंथी शिक्षा है, या कोई मठी शिक्षा है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जो संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, उनको बंद करके स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई है, यही सही है। हर बच्चे को स्कूल के, कॉलेज की पढ़ाई करानी चाहिए, धर्म ग्रंथों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी पढ़ाई करानी करानी भी हो, तो कॉलेज लेवल पे इनको रख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन हमारा और है, जैसे कि सर जो धर्म रिलेटेड होता है ये हमारे समाज में इतना अंदर तक हमारे अंदर हो जाता है कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे जन्म से है और हम इसको अपने आप से ज़्यादा मानते हैं, जैसे कि कुछ माने ना माने धर्मों को मानते हैं। तो सर हम किस तरीके से इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, मतलब कि धर्म को लेकर प्रचार प्रसार जो हुआ है, तो हम लोग कैसे समझाएँ कि मतलब यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर भी आप रखिए, किसी चीज़ों के पीछे आप तर्क भी देखिए। तो सर ये आसान तो है नहीं, थोड़ा-सा आप इसके बारे में बताएँ कि ये अपने अंदर किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं साइंटिफिक टेम्पर वाला जो मूड होता है वो? ये सही है, परवरिश में तो अपने जो माँ-बाप जो सब अपन को कहेंगे वो चीज़ रहती है, स्कूल में मास्टर भी उसी तरह की सोच के ही होते हैं ज़्यादातर। सरकार की तरफ से ज़िम्मेदारी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए अपन जैसे मानवतावादी समाज विचारधारा मिशन चला रहे हैं। जी, उसके तहत अपना अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्मविहीन, जातिविहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको पाठ्यक्रम में डालना चाहिए।
अगर भाई इस तरह का अपन को मतलब पाठ्यक्रम में डालेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, टीचर भी पढ़ेंगे, तो उससे उनकी क्या सोच विकसित होगी। तो एक तो पाठ्यक्रम से चेंज से एक अपन ने कहा भाई धार्मिक जो शिक्षण संस्थान उन पे बैन करो, तो एक आध मतलब 10-20 साल में बहुत उसका फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये तो सही है कि भारत के लोगों में मतलब धर्म है, चाहे मज़हब है, चाहे रिलीजन कह दो, धर्म कह दो, रचा-बसा है। लेकिन उससे कोई अपन को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसको अपन वर्तमान में देख लें, एक तो भई ये धर्म पहले थे, तो अपन ने खूब गुलामी झेली। अगर इनसे अगर अपन मान लें इनका कुछ फ़ायदा मिलता, तो जब मान लो अरब आए, तुर्क आए, उस समय या भगवान या ईश्वर ने अपनी कोई मदद नहीं की। और जब अंग्रेज़ आए, उस समय यहाँ मुसलमान भी आ गए थे, सिख धर्म भी हो गया था, तो अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, भगवान, ईश्वर ने मिलके अपना कोई फ़ायदा नहीं किया। तो इतिहास में भी इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला, वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए चीन है, वहाँ पे 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को या किसी परंपरागत धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं मानते। तभी वो तो उल्टा आजकल मतलब 44 टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में, उसमें से आपको ध्यान होगा 37 में चीन पहले स्थान पे है। जी। मतलब 44 से 37 में पहले स्थान पे, जो किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं मानता, और अपने 98% लोग धार्मिक हैं, तो अपन तो किसी में है ही नहीं। तो वर्तमान में भी अपन देख लें भाई ये चीज़ अभी भी कारगर नहीं है। उल्टा अपन जैसे अपन को होड़ करनी चाहिए थी, चीन की, रूस की, अमेरिका की, और होड़ कर बैठे अपन पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, बांग्लादेश की, सऊदी अरब की। तो अपन क्या गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर बहुमत यहाँ मान लो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आएगा, तो अल्पमत मतलब अल्पसंख्यक भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आ जाएँगे। हो उल्टा रहा है, अपन सोचते हैं भाई अल्पसंख्यक मतलब अपने धर्म के प्रति कट्टर है, तो हम बहुसंख्यक भी बनाएँ। तो वो अपन गलत रास्ते पे जा रहे हैं बस। इसका मतलब कि सर कई बार चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि हम ना कंपैरिज़न किससे कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सही लोगों से कंपैरिज़न करेंगे तो हमें पॉज़िटिव चीज़ें मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल। अगर हम नेगेटिव लोगों से कंपैरिज़न करेंगे तो हमें नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी। इसलिए हमें सही व्यक्ति से साथ कंपैरिज़न करना चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसा सबको दिख तो रहा है। भई हम गुलाम इसलिए रहे कि हम क्या अपने आप में ही मशगूल रहे, और हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो सबसे अलग हैं, और अपन को अलग किसने छोड़ा? अपन को गुलाम बना लिया, अपन ने गुलामी झेली, अपने औरतों बच्चों के साथ में कितने अन्याय हुए। एक-एक बार में हज़ारों मतलब 10-10, 15-15 हज़ार औरतों को जोर करना पड़ा। एक-एक युद्ध में 20, 30, 30, 50 हज़ार एक-एक में मारे गए। तो न तो अपन के अंदर ये हथियारों की तरफ नहीं गए, और ये जाति व्यवस्था में बटे रहे, तो न तो एकता आ पाई, न कोई नई चीज़ खोज पाए, और गुलामी झेली लंबी। जी। सर कई बार हम देखते हैं कि हमें चीज़ों की समझ होती है। हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, पर हमारे अंदर इतना साहस नहीं आ पाता कि हम समाज को समझा पाएँ। अपने घर के अंदर हम नहीं समझा सकते, जैसे कि हमारे अगर घर में हमारे माता हैं, पिता हैं, अगर कुछ मतलब जैसे कुछ रिलीजन का गलत काइंड का कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग ये अगर मैं वैसा तो मैं किसी का तर्क देना जैसे कि कभी-कभी ये बकरी करता है, बकरा करता है, इस काइंड का होता है, तो हमें लगता है कि नहीं, नहीं ये जो निर्जीव हैं मतलब इनको मतलब गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। वो भी मतलब समाज में उतना ही हकदार है जितना हम हैं। पर सर हमारे अंदर इतना साहस नहीं आ पाता कि हम समाज को समझा पाएँ। अपने परिवार के लोगों को समझा ही नहीं सकते हैं। तो सर इस चीज़ को किस तरीके से दूर करें? देखो मैं जैसे ये बातें घर में भी करता, आपने कहा घर में भी, तो मैं अपने घर में ही बात करता। मेरे पिताजी क्या कि भागवत पुराण वगैरह पढ़ते थे, और मैं ये बातें कहता था। मेरे पिताजी कहते हैं भाई छोरा, मतलब गाँव की भाषा में बोलते हैं, भाई छोरा मैं पढ़ूँ तो या किताब है, पर बात में वो तेरी सही लगे। तो अगर अपन कहते हैं तो अपने घर वाले भी उन्होंने जीवन जिया है, वो धीरे-धीरे उनकी सोच विकसित तो होगी। अपन इस डर से ही नहीं कहें कि यार घर वाले बुरा मान जाएँगे या पड़ोसी बुरा मान जाएँगे, गाँव वाले बुरा मान जाएँगे, तो नई चीज़ आएगी कैसे? भई थोड़े बहुत बुराई मोल लेकर के अगर अपन समाज हित कर रहे हैं, दुनिया का हित कर रहे हैं, देश का हित कर रहे हैं, तो अपना थोड़ा बहुत नुकसान झेल लो। जी। तो ये तरीका है, मतलब समस्या तो अपने लोगों को आती है, कई बार गाँव में अकेले पड़ जाते हैं। मेरे बहुत सारे लड़के कहते हैं साहब मैं गाँव में अकेला पड़ गया। गाँव वाले कहते हैं अरे ये तो पागल हो गया। तो वो कम संख्या में रहेंगे तो कहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो 2-4 साल बाद फिर वही गाँव वाले उस लड़के से कहते हैं यार बात तो इस छोरे की सही है। तो अपन को पता है अपन विश्व स्तर की बात सोच रहे हैं, वो तो सिर्फ भारत स्तर की एक 1-2 धर्म के स्तर की बात सोच रहे हैं। अपन पूरे वर्ल्ड में सब धर्मों से, जातियों से ऊपर उठ के सोच रहे हैं, पूरे विश्व स्तर की बात सोच रहे हैं। तो अल्टीमेटली आना तो वही है सबको। अगर जल्दी आ जाएँगे तो देश जल्दी मतलब सुपर पावर बन जाएगा, धीरे-धीरे आएँगे तो अभी भी अपन को पता है कि भई अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो अपने काफ़ी नुकसान भी हुआ, अपन को भी झेलना पड़ा साथ-साथ। जी। अभी इज़राइल को और ईरान का युद्ध देखा तो भई तकनीकी बल पे इज़राइल ने काफ़ी मतलब उसमें रहा, फ़ायदे में रहा उससे। जी। सर अभी हम आपके ऑफ़िस में बैठे हुए थे, तो हमने देखा कि आपने 2 पोस्टर लगा के रखे हैं। पेड़ के माध्यम से आपने समझाया है कि किस तरीके से जो धर्म है वो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको आप किस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर के ये तौर पर दूर कर सकते हैं।
तो सर हम यहाँ पे चाहेंगे थोड़ा-सा आप उसको एक्सप्लेन करें हमें। भई 2 पेड़ थे, एक पेड़ था अंधविश्वास रूपी पेड़। जी। अपनी ये विचारधारा कहती है जैसे अपने का अंधविश्वास मुक्त होना चाहिए। अपन कहते हैं भई जितने भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जन्नत, जहन्नुम या स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, देवी-देवता या फरिश्ते, भूत-प्रेत या जिन्न, अवतार, पैगंबर, मोक्ष, न्याय दिवस, पवित्र-अपवित्र, शुभ-अशुभ, भाग्य, ये जितनी काल्पनिक बातें सब की सभी अंधविश्वास हैं क्योंकि ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये लोगों ने गढ़ दी, अपन को परवरिश से मिल गई और अपन इनको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे हैं। तो उस पेड़ में ये था, फिर उसमें ये भी था कि भई जो इसकी जड़ है, अंधविश्वास की जड़ ये है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये अंधविश्वास रूपी पेड़ की जड़ है। तना उसका धर्म या पंथ है और स्वर्ग, नरक, भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, डायन, अवतार, पैगंबर आदि ये इसकी टहनी पत्ती है। तो अगर अपन किसी पेड़ को नष्ट करें तो कहाँ से नष्ट होता है? जड़ से। तो अपन कहते हैं भाई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु जैसी कोई सुप्रीम पावर नहीं तो कभी थी ना होती है। पूजा पाठ, प्रार्थना, नमाज से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, क्यों होती नहीं है तो उनसे कोई फायदा नहीं है। दूसरा पेड़ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, उसमें अपन के विज्ञान तकनीकी पेड़ है दूसरा। उसकी जड़ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तना है उसका वैज्ञानिक खोज और जो विज्ञान की उपलब्धियां हैं जैसे मोटरसाइकिल, मोबाइल, जितने भी मतलब सैटेलाइट है, जितनी ये मिसाइल वगैरह वो उसकी टहनी पत्ती हैं। तो अपने देश में क्या है कि अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। अपन जड़ और तना तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड वाला लेके बैठे हैं और अपन चाहते हैं विज्ञान तकनीकी बढ़ जाए, तो ये मेल नहीं खा रहा। अपन क्या कि जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने टेक्निकल एक्सपर्ट में नहीं होगा तो उनका दिमाग नहीं चलेगा। अब चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं वो समाज से आते हैं, तो समाज में होगा तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में पढ़ेंगे। अपने वैज्ञानिक है, जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, चाहे वैज्ञानिक हुआ, चाहे और टेक्निकल एक्सपर्ट हुआ, ये सारे लोग धार्मिक दृष्टिकोण के हैं। तो इसलिए इनका दिमाग पूरा नहीं चल पाता, इसलिए अपन को चीज़ें खरीद के लानी पड़ रही है, बना नहीं पा रहे कुछ। जी। सर कई बार हम देखते हैं कि समाज में कुछ मान्यताएँ ऐसी हैं जिसकी वज़ह से हम सही कर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे थोड़ा-सा बताऊँ तो हम जैसे हमारे समाज में एक मान्यता ये है कि अगर आप पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएँगे और आप पाप करेंगे तो आप नरक में जाएँगे। तो पहले सर आप ये बताएँ कि आप स्वर्ग नरक जैसी चीज़ों को मानते हैं? स्वर्ग नरक जैसा या जन्नत जहन्नम जैसा कुछ नहीं होता, पाप पुण्य जैसा भी कुछ नहीं होता। एक तो होते हैं भई जनहित के कार्य, भलाई काम। एक होता है भई अपराध वाला काम। अपराध वाला काम करेंगे तो दूसरा पक्ष भी आपको अपराध करने से रोकेगा, वहाँ भी संघर्ष होगा। अगर वहाँ मान लो आपने अपराध करने में सफल हो गए तो फिर पुलिस प्रशासन उसमें आपको बाधा पैदा करेगा या आपको सज़ा-वज़ा का प्रावधान करेगा। तो इसलिए अपन अच्छे काम इसलिए करते हैं भई इससे क्या है कि समाज में अपनी साख बढ़ती है। अब साख बढ़ती है तो आपके काम आसानी से हो जाते हैं। कोई चुनाव लड़ता है तो उसको लोगों को वोट मिल जाते हैं, या आप कोई बिज़नेस करते हो तो आपको ज़्यादा ग्राहक आ जाते हैं, भई ये कोई दुकान है तो सब सही दाम पे बेचेगा, इसलिए अपन वो काम करते हैं। जी। सर कई बार हम देखते हैं कि इस डर से भी हम अच्छा काम करते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो भगवान देख रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। तो सर मतलब जो आम तौर पर आप समझते हैं कि स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सर कुछ धर्म ग्रंथ हमारे ये हिंदू समाज में जैसे कि हम गीता पढ़ते हैं, हम महाभारत पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा रामायण पढ़ते हैं। तो सर आप इन धर्म ग्रंथों को कितना सही मानते हैं? एक तो ये बहुत बड़ा अपने मन में खुद के मन में वहम रहता है कि भई कि दूसरी दुनिया ईश्वर, अल्लाह, गॉड से डर के गलत काम नहीं करती। आप देखोगे मतलब ज़्यादातर जो मतलब कोई मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में उसमें ही अपराध हो जाते हैं। वहाँ तो वो वही कर बैठते हैं, वो डरते नहीं हैं। दूसरे अपने ये देखते हैं कि भई जैसे अखबारों में पढ़ते हैं रोज़ाना, तो जो लोग बाग ये अपराध में हैं, मिलावट कर रहे हैं, मिलावटखोरी कर रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं, वो सारे के सारे धार्मिक हैं। अब ये ऐसा देखो अपने जैसे मान लो बहुत सारे इलाके हैं, चाहे मेवात है, चाहे और कई जगह दूसरी जगह हैं। तो जो लोग बाग मान लो अपराध कर रहे हैं वो कौन से वही वो तो सारे धार्मिक ही मज़हब के या धार्मिक लोग बाग हैं। तो इसलिए इसमें कोई एक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भई धार्मिक आदमी गलत काम नहीं करता। इवन सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो जो आपको तू तड़ाके से बात करेंगे वो उल्टा धार्मिक या मज़हबी लोग बाग मिल जी। तो तो ये उल्टा उल्टा हो रहा है देखा जाए तो आपने कहीं दिमाग में बैठा दिया भई उसके डर से गलत काम नहीं करते। लेकिन ऐसा रुक नहीं रहे लोग बाग। नहीं सर मेरा सवाल ये था कि मतलब जो धर्म ग्रंथ हम पढ़ा जाए, तो उस सत्य कितना सत्य आप मानते हैं कि मतलब सत्यता है उस धर्म ग्रंथ में कि लोगों ने ऐसे ही मतलब बना देखो धर्म ग्रंथों में क्या है कि कई चीज़ें हैं। एक तो कुछ तो उसमें अंधविश्वास वाली बातें हैं।
कुछ लिंग भेद वाली बातें हैं उनको तो ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ उसमें नैतिकता वाली बात भी है, जो कॉमन सेंस की बात है, जो बिना उनको पढ़े भी नैतिकता आदमी अपना सकता है। जैसे अपन मान लो रास्ते में चल रहे हैं और कोई दुर्घटना हो गई, अपन देख रहे हैं तो अपन 108 को फ़ोन कर देते हैं या रुक करके उसकी मदद कर देते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। तो इसलिए थोड़ी करते हैं, मैं ये फलाने धर्म ग्रंथ में लिख रखा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो धर्म ग्रंथों में ये या फिर उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे नैतिकता वाली बात है तो वैसे ही कर लेते हैं। दूसरे कुछ उसमें अलगाववाद वाली बातें हैं जो दूसरों से मैच नहीं करती, तो वो अपन को वैसे नुकसान देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई धर्म ग्रंथों की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे कोई और ओल्ड टेस्टामेंट हो, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब उल्टा अपन को तो वर्तमान की जो स्कूल की पढ़ाई की किताबें हैं, कॉलेज की पढ़ाई की किताबें, इनकी ज़रूरत है। जी। सर हमारे समाज में छुआ-छूत जैसी चीज़ें भी अभी भी हम देखते हैं, होती रहती हैं। तो सर इन चीज़ों को किस तरीके से दूर करें? इसके लिए मतलब कुछ आप ऐसा माध्यम बताएँ कि लोग अपनाएँ उस चीज़ को, अपने डेली लाइफ़ में अपनाएँ और ताकि वो चीज़ दूर हो जाए समाज से। छुआ-छूत के 2 कारण हैं, एक तो जाति व्यवस्था, एक धर्म ग्रंथों में भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, भई शूद्र के या नीची जातियों के बारे में थोड़ा ऐसे अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं, उनके लिए ऐसा रहना चाहिए। तो इसलिए अपन कहते हैं भई धर्म ग्रंथों की ज़रूरत नहीं है, एक ही जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे। जाति व्यवस्था को अपन देखते हैं कि हज़ारों साल से भारत में चल रही है, पर इसका कोई लाभ तो कुछ नहीं है। इससे उल्टे अपन बँट रहे हैं, आपस में द्वेष पैदा होता है, इससे उल्टा जैसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से जाति व्यवस्था वैसे औरों में भी है, ये आत्मघाती है। मतलब ये हिंदू धर्म में क्या दूसरों के प्रति कुछ नहीं कहता है, अपने धर्म के ही कुछ लोगों के खिलाफ मतलब उकसाती है। तो भई इनको नीचे रखो, इनको दबा के रखो, इस तरह की बातें उसमें लिख रखी हैं। ये तो सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, इनको तो ये ग्रंथ भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बात है। तो ये उल्टा अपने लोगों के खिलाफ ही है, तो एक तरह से आत्मघाती व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है जो। तो इसको धीरे-धीरे खत्म करेंगे, तो चूँकि जातिगत व्यवस्था का पार्ट ही छुआ-छूत है, तो छुआ-छूत भी खत्म होनी चाहिए। अब ये सही है कि संविधान का जो 17वाँ अनुच्छेद है, उसमें अस्पष्टता या छुआ-छूत का अंत कर दिया था। लेकिन इस ऐसे कुछ नहीं हुआ, इसके लिए क्या प्रचार-प्रसार की ज़रूरत है। और हर आदमी या वर्ण जो भी समझदार है, मैं जो छुआ-छूत करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग बाग हैं, जो छुआ-छूत को गलत मानते हैं, उनको मतलब साइलेंट नहीं रहना चाहिए, उनको मतलब अपने अपने स्तर पे प्रयास भी करना चाहिए। जैसे मान लो अपने गाँव में ही है, कहीं 2 टेंट की व्यवस्था करी या अलग-अलग पंगत की व्यवस्था करी, तो वहाँ जो भी समझदार लोग बाग हैं, उनको कहना चाहिए भई एक जगह रखो। अब कई बार लोग बाग कहेंगे साहब हम तो साफ साफ-सफाई के हिसाब से अलग-अलग करते हैं। तो कभी अपन ने ऐसा नहीं देखा भाई साफ-साफ लड़के तो एक तरफ बैठ जाओ और थोड़ा कम कपड़े साफ हैं दूसरी तरफ बैठ जाओ, ऐसा तो कोई कहता नहीं है। वो सारी की सारी जाति के आधार पे व्यवस्था होती है। या कोई कई बार कहते हैं साहब हम तो अ, वेज नॉन-वेज के हिसाब से मतलब छुआ-छूत करते हैं, ये भी तो कई कहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे मान लीजिए राजपूत हुए तो नॉन-वेज खाते ही हैं, उनसे तो कोई छुआ-छूत नहीं करता। तो ये सारी बातें ये जो लोग बाग बहाना लेते हैं उसको छोड़ करके इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखें। अगर मेरा जन्म इस जाति में होता और मेरे साथ ये व्यवहार होता तो मैं इसको कब तक सहन करता। अच्छा पहले तो वो लोग बाग पढ़े लिखे नहीं थे, जो तथाकथित नीची जाति मानी जाती है, वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उसको जेल भी गए। अब सब पढ़े लिखे हैं तो अब पढ़े लिखा बच्चा उसको ये आदमी कैसे स्वीकार करे भाई उनका अलग पंगत बनाई है, उनको दूसरे टेंट में लगाया। तो उनको अखरता है, या मान लो कोई घोड़ी पे नहीं बैठने दिया या कोई बाल-वाल काटने में उनको मना किया, कई जगह ऐसा आता है। तो अब हर समझदार व्यक्ति की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ये सोच करके भई मेरे साथ अगर छुआ-छूत होती, मैं इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करता, तो दूसरे के साथ मैं जहाँ भी देखूँ वहाँ भी मैं विरोध करूँ, खुद तो करूँ ही नहीं बस। जी। सर अभी आपने आर्टिकल 17 का ज़िक्र किया तो मैं थोड़ा-सा उस पे बात करना चाहूँगा। उसपे 3 क्लॉज़ दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। उसके अलावा भी कुछ और मेंशन करने की आवश्यकता थी, उसे थोड़ा-सा अपडेट करने की आवश्यकता है। और सर अब मैं थोड़ा-सा आना चाहूँगा दूसरे जो क्वेश्चन पर। सर आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी रिलीजन की बात हम करते हैं, तो हम उसका पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं ताकि लोग हमसे ये ना हो रुष्ट ना हों, हमें अपना खतरा ना लगे। क्योंकि सर ऐसा ये टर्म है रिलीजन जिसके बारे में अगर आप बात करते हैं, अगर आपसे कुछ भी गलत हो गया, थोड़ा-सा आपने गलत बोल दिया, तो कई बार आपकी जान पे खतरा आता है। तो सर आप खुलकर धर्म के बारे में ऐसा स इन सब बातों को बोल बोल पाते हैं कि मतलब धर्म के लिए आप साइंटिफिक टेम्पर रखें, हर बातों को ना मानें। तो सर कभी आपको डर नहीं लगता है कि हम इन सब बातों पे खुल के बोल रहे हैं, या फिर आप कभी आपको धमकी नहीं मिली? देखो अभी ऐसे धमकी तो नहीं मिली, पर इसमें क्या मेरे साथ लोग बाग इसलिए जुड़ रहे हैं कि मैं बैलेंस बोलता हूँ, मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। अपने कहते हैं सब धर्मों को खत्म करना है और दूसरे लोग बाग क्या करेंगे, कोई एक अपने धर्म को तो बचाव करेंगे, दूसरे को कहते हैं इसको खत्म करना है। जी।
तो फिर उसमें वो मतलब बायस्ड हो जाते हैं, वो पक्षपाती लगते हैं उनको। अपन कहते हैं भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और जितने भी परंपरागत धर्म सबको खत्म करेंगे। इनके सबके धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है। तो ये निष्पक्ष चीज हो गई थी। इसमें क्या है कि सब लोग आगे एक साथ महसूस करते हैं, तो इसलिए इतना ज्यादा मतलब बुरा नहीं मानते। और लोगों को ये लगता है कि यार ये निष्पक्ष चीज है। जब तक देखो अपन थोड़ा बहुत ही पक्षपात करेंगे ना, तो अगले समझ जाते हैं कि यार ये पक्षपात से बात कर रहा है। मैं तो ये मानता हूँ हर आदमी समझदार है। मैं थोड़ा सा भी पक्षपात की बात करूंगा तो वो उसको भी समझेगा, निष्पक्ष कहूंगा तो उसको भी समझेगा। सर आपने जो कुछ बताया भी वहाँ से मुझे बहुत एक जो सब बहुत सबसे अच्छा लगा कि जब भी आप किसी के बारे में बात करें, किसी भी टर्म पे बात करें, चाहे रिलीजन हो, चाहे कुछ और भी हो, तो आप निष्पक्ष रह के बात करें। आप पक्षपात वहाँ पे ना करें, क्योंकि जैसे आप पक्षपात करने लगते हैं तो आप दूसरे की नज़रों में जो है बुरे बन जाते हैं। सर थोड़ा-सा स्टूडेंट भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा-सा आप उनको गाइडेंस दें। उनके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ कि वो मतलब ये अगर थोड़ा-सा छुआ-छूत पे पहले बात कर लेते हैं कि वो छुआ-छूत को लेकर क्या अपना इनिशिएटिव कर सकते हैं, जिसके माध्यम से समाज में जो बुराइयाँ हमें देखने को मिलती हैं, वो दूर हो पाएँ? देखो मेरे हिसाब से अभी जो स्टूडेंट है वो जो स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़ रहे हैं उनके मन में तो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, वो छुआछूत से दूर हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो ज़्यादा धार्मिकता से प्रभावित होकर के हो सकता है वो ऐसा सोच रखते हो। स्टूडेंट तो छुआछूत से दूर जा रहे हैं। बहुत सारे मतलब मनपसंद शादी भी कर रहे हैं, वो जाति को छोड़ के भी शादी कर रहे हैं, धर्म को छोड़ के भी शादी कर रहे हैं। मुझे स्टूडेंट के लिए एक तो ये कहना है कि भाई उनके लिए जो रोज़गार है ना वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा युवा हो जाता है और उसको मान लो 5-7 साल रोज़गार नहीं मिलता तो वो बहुत कठिन परिस्थिति से गुज़रता है। इवन बहुत सारे बच्चे तो गाँव जाना भी बंद कर देते हैं क्योंकि उनको वहाँ शर्म महसूस होती है, लोग अब पूछते हैं, "भई तेरी नौकरी का क्या रहा?" तो ये समस्या बच्चों को बेरोज़गारी की समस्या झेलनी पड़ रही है। इसके लिए मैं थोड़ा-सा बोलूँगा कि ये समस्या अपन को इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि अपन साइंस टेक में पिछड़ रहे हैं, विज्ञान तकनीक में पिछड़ रहे हैं, तो इसलिए अपन को चीज़ें बाहर से मँगवानी पड़ रही है बना कर के। अगर अपन विज्ञान तकनीकी में आगे होते तो अपने चीज़ें यहीं बनती, तो यहाँ बनती तो अपने बच्चों को रोज़गार मिलता। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए अपने खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से खरीद रहे हैं, क्योंकि अपने साइंस टेक में पिछड़ रहे हैं और चीज़ वहाँ से ला रहे हैं, तो वहाँ से ला रहे हैं तो अपन को बच्चों को रोज़गार तो वहाँ जा रहा है। इसलिए जैसे अपने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, 1905 में चलाया था पहले, स्वदेशी अपनाओ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। फिर 2020 में चलाया, स्वदेशी अपनाओ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। उस समय वस्तुएँ थी इंग्लैंड की, अब की वस्तुएँ चीन की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज़ादी के 75 साल और उसके बाद टोटल 115-20 साल के बावजूद भी अगर अपन ये कहें, तो इसमें अपने ये है कि यार अपन ऐसे क्यों पिछड़ रहे हैं? तो उसका कारण क्या है? अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। अपने बच्चे वही पढ़ाई कर रहे हैं जो रूस का, चीन का, अमेरिका का बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे अपने बच्चे का मान लें 12th क्लास में किसी बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी है तो नीट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वही बच्चा चीन में, रूस में, यूक्रेन में जाके एमबीबीएस कर रहा है। जी। अगर सिलेबस एक जैसा नहीं होता 12th में तो वहाँ जाके कैसे एमबीबीएस कर लेता? और बाद में वही किताब पढ़ता है जो वहाँ का बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ के जब देखते हैं, यहाँ का बच्चा मैंने एमबीबीएस किया और वहाँ का तो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जब भी वो एक हॉस्पिटल में रहते हैं, तब भी उनको कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं होता। तो अभाव में क्या अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव की वजह से अपने रोज़गार का बड़ा समस्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि विज्ञान तकनीक में पिछड़ रहे हैं, हर चीज़ मँगवानी पड़ रही है। जैसे अपन ने 59,000 करोड़ के 36 राफ़ेल खरीदे, जी। तो 59,000 करोड़ का रोज़गार अपना कहाँ चला गया? फ्रांस में। एस 400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम अपन ने रूस से खरीदे 5, वो 3-4 मतलब अरब-खरब के खरीदे हैं। तो 3-4 अरब-खरब का रोज़गार कहाँ चला गया? रूस में। तो चूँकि अपन साइंस टेक में पिछड़ रहे हैं इसलिए अपने बच्चे बेरोज़गार ज़्यादा घूम रहे हैं। एक तो ये कारण है। तो इसमें मतलब अपन को विज्ञान तकनीकी प्रगति की ज़रूरत है और उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। दूसरा आपने बताया भई बच्चों को तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए तो मेरा यही है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम मतलब 15-16 घंटे बच्चे को पढ़ना चाहिए। 15-16 घंटे पढ़ेगा और कोई बच्चा 7-8 घंटे पढ़ रहा है, तो उससे डबल पढ़ाई कर लेगा, तो उसका इधर-उधर ध्यान भी नहीं जा पाएगा और उसकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तीसरा एक चीज़ और हो जाती है, कई बार चूँकि जब स्टूडेंट लाइफ में बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनमें हार्मोन लेवल भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर प्यार-प्रेम में पड़ जाते हैं, फिर पढ़ाई में थोड़ा-सा उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो जिनको नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो वो थोड़ा त्याग कर लेंगे इस जीवन में, मतलब इस उम्र में 2-4 साल का, तो फिर जीवन भर मौज से रहेंगे। तो ये एक चीज़ जो है, जो बच्चे इसमें अब उनको समझना है। अब जिनके जॉब का ज़्यादा दबाव नहीं है, वो तो चलो दूसरा काम कर, लेकिन सरकारी नौकरी का ही दबाव है, तो वो थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा मतलब परहेज़ बरत सकते हैं बस।
सर अभी आपने 15-16 घंटे पढ़ने की बात की, तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरी अपनी उत्सुकता है इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे। क्या सर ये पॉसिबल है कि हम 15-16 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं? क्योंकि सर मतलब हमें और भी बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। 8 घंटे के लोग बोलते हैं नींद भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। नहीं, नींद तो देखो मतलब स्टूडेंट लाइफ में 5-6 घंटे ही बहुत है। और ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए बहुत सारे तो पीजी में रहते हैं, उनको तो चलो खाना मिल जाता है, लेकिन रूम पे रहते हैं तो खुद ही खाना बनाते हैं, तो आधे घंटा खाने में। लेकिन स्टूडेंट तो खाना ऐसे बनाते हैं, एक रोटी सिकती रहती है, दूसरी खाते रहते हैं। साल उनका है। अच्छा, दूसरा मैं ये कहूँगा भई रोज़ाना वो तो चूँकि इस उम्र में वैसे भी स्मार्ट ही होते हैं, तो रोज़ाना नहाने-धोने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, हेल्थ-वेल्थ की कोई इश्यू नहीं होता उनके पास, तो इसलिए पढ़ सकते हैं बस। अच्छा, फिर वो उनमें जुनून होगा भई मुझे तो ये करना ही है, तो फिर जस्ट ये क्या एक तरह से कॉम्पिटिशन जुनूनों का भी टेस्ट है, भई किस में ज़्यादा जुनून है। जब ज़्यादा जुनून होगा तो उसको पढ़ाई में जोर नहीं आएगा और आसानी से पढ़ लेगा। लेकिन एक जैसे आजकल एक लाइब्रेरी व्यवस्था चली है, वो लाइब्रेरी व्यवस्था ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कमरे में बच्चा क्या होता है, पहले कुर्सी टेबल पढ़ता है, 2-3 घंटे में थोड़ा-सा थक जाएगा, फिर खाट पे आ जाएगा, खाट पे से थोड़ा बहुत सीधा हो जाएगा, फिर गर्मी की जगह पर नींद आ जाती है। तो लाइब्रेरी वाला हालाँकि 700-800 रुपए कई जगह ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने लगते हैं ना कि लाइब्रेरी वाला सिस्टम है, उसमें होड़ से पढ़ लेता है बच्चा, तो वो पढ़ने के लिए ज़्यादा ठीक है। हालाँकि हर बच्चे का अपना-अपना सोच हो सकती है, कोई बच्चा कमरे पे अच्छा पढ़ सकता है, कोई गाँव में भी अच्छा पढ़ सकता है, लेकिन लाइब्रेरी में ज़्यादातर कॉम्पिटिशन की भावना रहती है, तो उसमें ज़्यादा बेहतर होता है। सर यहाँ एक क्वेश्चन हम आपसे करेंगे ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो पाएँ। सर जैसा कि आपने अभी शुरुआत में बताया कि जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड रही है, वो मध्यम वर्गीय या फिर हम बोल सकते हैं बिलो मध्यम वर्गीय रही है। बट सर जब आपने यूपीएससी ये स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालीफाई किया, यूपीएससी एग्जाम क्वालीफाई किया, आप सर्विस में आए, तो सर आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो गई? भई जब मैं नौकरी नहीं करता था, तो एक आध ड्रेस ही पहन के रखता था, कपड़े-वपड़े ज़्यादा नहीं थे। जी। और फिर 2-3 जोड़ी कपड़े आ गए, खाने-पीने में भी चले पहले क्या है जैसे पूरी मन की इच्छा से कोई खा पी नहीं सकते, बल फल-फ्रूट भी नहीं खा पाते। बाद में नौकरी लगे तो भाई जो मन की इच्छा हुई वो खा लिया, मिठाई खा ली, फल-फ्रूट खा लिए, खाने-पीने में थोड़ा-सा मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया, कपड़े-वपड़े भी थोड़ा 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा बना लिए। पर फिर घर का भी ध्यान रखना था, तो घर पे भी पैसे भेजने थे, तो घर की स्थिति सुधारनी थी, कच्चा मकान था, फिर उसको पक्का भी बनाना था। तो बचत भी करी, ज़्यादा मतलब मैं इतना खर्चीला भी नहीं रहा, वैसे मितव्ययी टाइप ही पहले तो बिल्कुल ही मितव्ययी था। पर नौकरी लगने के बाद भी कोई खान-पीन का तो ज़्यादा इतना ही रखा भी खाने का ज़्यादा मैंने खर्चा नहीं किया उस तो इस तरह से थोड़ा घर की स्थिति भी सुधारी। सर ये सब चीज़ें तो एक साइड होती हैं, दूसरा जो होता है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, इस एग्जाम को क्वालीफाई करने के बाद पढ़ने-लिखने का वो जो मूल भाव होता है, वो सबसे अच्छा होता है ना सर? हाँ, देखो मतलब आप क्या है कि एक तो व्यक्तिगत रूप से जनता के काम आ सकते हो। जब पद पे रहते हो तो फिर आप मतलब उस पद के हिसाब से बहुत सारी जनता का भला कर सकते हो। राजनीति में भी आप ज़्यादा और ज़्यादा भला कर सकते हो, लेकिन वहाँ तो क्या है कि जनता चुनती है तब आते हो। ये क्या खुद के प्रयास से आप कर सकते हो। पद मतलब नौकरी में पद पाना तो खुद का प्रयास है। लेकिन राजनीति में पद पाना उसमें जनता का भी सहयोग होता है। तो खुद के प्रयास से आप किसी पद पर आ गए तो व्यक्तिगत रूप से तो आप मतलब मदद कर ही सकते हो। आपसे कोई काम पड़ेगा अपने क्षेत्र में आप करते हो। लेकिन इसके साथ-साथ आपको जैसे मान लें बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो और की सुन लेते हैं, कहीं दूसरी जगह सिफ़ारिश भी कर देते हैं। तो ये भी एक चीज़ इसमें साथ-साथ हो जाती है। हालाँकि वो पद का काम तो नहीं, पर चूँकि दूसरे के एक-दूसरे की मदद करने का भी आदमी का नेचर होता है। तो ऐसे करके भी आप ज़्यादा जनता का भला कर सकते हो। फिर इससे क्या है कि सही कह रहे हो, जैसा जनता का आपसे काम पड़ता है। तो काम पड़ता है तो आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, कहीं जाते हैं तो भी चाय-पानी का नाम लेते हैं, ढंग से बिठाते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये इसका फ़र्क तो रहता है। जी, बात का वज़न लेती है जनता। जी। सर एक क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद हम इस वार्तालाप को समाप्त करना चाहेंगे। सर ये क्वेश्चन वर्दी से रिलेटेड है। जब आप अपने शरीर पे वर्दी धारण करते पहनते हैं, तो सर उस वक़्त कैसा फ़ील होता है आपको? कुछ अलग से फीलिंग आपको आती है कि नहीं? वर्दी से ये रहता है कि भई आप मतलब फिर मतलब अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है कि भई जैसे वर्दी पहन कर के आप जो उसके वर्दी के अनुरूप ही आपको व्यवहार करना पड़ता है, उसके अनुरूप ही आपको बात करनी पड़ती है। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते वर्दी पहन कर के जो उस तरह की मतलब थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप। हाँ, जो अ, हँसी-मज़ाक भी बहुत सारी नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा-सा मतलब टू द पॉइंट रहना पड़ता है जनता से भी। तो ये वर्दी से मतलब हालाँकि मुझे तो ये लगता है भई मेरा तो देखो ऑफ़िस में भी वही व्यवहार है, रास्ते में भी वही व्यवहार है, घर पे भी वही व्यवहार है। मुझे ऐसे वर्दी पहनने से मैं ऐसा कोई अलग से महसूस नहीं करता। मुझे लगता है भई ये तो संयोग से चलो मैं पुलिस में आ गया, मैं तो दूसरी जगह भी हो सकता था।
तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई पद पे आप हो तो उसके दोनों चीज़ें हैं, कई तो उसको पावर समझते हैं, कई उसको ड्यूटी समझते हैं। मैं इन चीज़ों को ड्यूटी समझता हूँ, ये अपना कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी है। मान लो मैं कहीं हूँ तो मेरे पास कोई आया तो मैं कोई मेरे पावर नहीं है ये, वो मेरी ड्यूटी है। तो अगर ड्यूटी समझ के करते हैं तो चीज़ें सही रहती हैं, उसको पावर समझ के करते हैं तो फिर आप नुकसान देने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। जी। सर हमने कई एस्पेक्ट पे बात किया, जो आपकी पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड बात किया, पुलिसिंग पे हमने बात किया, हमने धर्म पे बात किया, हमने ये छुआछूत पे बात किया, मतलब कई सारे एस्पेक्ट पे हमने बात कर लिया है। सर बट हम लास्ट में चाहेंगे कि अगर हमसे कुछ मिस हो रहा है और आप कुछ जो भी एस्पिरेंट हैं उनको गाइड करना चाहिए, फिर जो सोसाइटी जो आपको देख रहे हैं लोग, उनको आप गाइड करना चाहें, तो सर प्लीज़ एक बार हमें गाइड कर दें लास्ट में। हाँ, इसमें मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और करूँगा, जैसे अपने देश को अपन को सुपर पावर बनाना है, तो विज्ञान तकनीकी के बल पे ही बन सकते हैं। रोज़गार भी वहीं से आएगा और वहीं से अपन सुपर पावर बनेंगे और उसका मूल आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके ही अपना नहीं तो विज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप देखते हो अपने जो तीनों सेनाएँ हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के हथियार ही खरीदे हुए हथियारों पर अपन निर्भर हैं। जैसे वायुसेना के 4-5 विमान हैं, सुखोई और मिग तो अपने रूस से खरीदे हैं। राफेल और मिराज अपने फ्रांस से खरीदे हैं। अपन ने अभी तक कोई विमान नहीं बनाया। अभी अपन बना रहे हैं, तेजस बना रहे हैं, लेकिन उसका इंजन भी अपन अमेरिका से ले रहे हैं। वहाँ की जी कंपनी है, वो दे रही है, मतलब मेन चीज़ तो इंजन ही होता है। हेलीकॉप्टर भी अपन नहीं बना रहे। ये भी जैसे ये हो गया तो अपन वायुसेना जैसे थल सेना के टैंक हैं, T-72 टैंक, T-90 टैंक अपन ने रूस से खरीदे हैं। तोप है अपन ने बोफोर्स तोप तो स्वीडन से खरीदी थी और K9 तोप अपन दक्षिण कोरिया से खरीदी है। राइफ़ल भी अपन ढंग की उस लेवल की नहीं बना पा रहे, इसलिए 7 लाख राइफ़ल अपन रूस से के-2 नहीं बनवा रहे हैं, मिट्टी के कोर बम फैक्ट्री लगाई है। करीब 1.5 लाख के राइफ़ल अपन मतलब अमेरिका से खरीद रहे हैं। इसी तरह से अपनी जो जल सेना है उसकी पनडुब्बी भी अपन फ्रांस से सॉरी स्पेन से या जर्मनी से आयात करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ रूस से खरीदे हैं। तो अपनी टोटल अगर अपन देखते हैं कि अपन कितने बड़े घाटे में हैं, अगर मान लो अपन सब खरीदे हुए हथियारों पर अपनी पूरी सुरक्षा निर्भर कर रही है, तो ये अपने लिए बहुत ही मतलब सोचनीय बात है कि भाई इस देश में अपने इतने 144 करोड़ की जनसंख्या है, मतलब 144 करोड़ दिमाग है अपने, और अपन मतलब 6.5 करोड़ के फ्रांस से तो विमान ला रहे हैं, 5 साढ़े 5 करोड़ के दक्षिण कोरिया से तोप ला रहे हैं, 14 करोड़ के रूस से अपन डिफेंस मिसाइल सिस्टम ला रहे हैं, तो अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो ये अपने हर नागरिक को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि यार अपन में ऐसी क्या कमी है। चलो पहले कहते हैं साहब यहाँ की जलवायु ऐसी है तो यहाँ हाइट थोड़ी कम रह जाती है, ठंडे प्रदेशों के लोगों में शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन अब तो हथियार की लड़ाई हो गई। अब तो दिमाग का मामला हो गया, अब तो वो बात ही नहीं रही भाई कोई तलवार से लड़ रहा हो या तीर से ज़्यादा ताकत से लड़ रहा हो। तो इसलिए अपन को विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़ाने के लिए मैं ये चाहता हूँ, बच्चों को रोज़गार के लिए और देश को सुपर पावर बनाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि प्रकृति में कोई भी घटना घटती है उसका कोई न कोई कारण होता है और वो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति से उस कारण को जानने का प्रयास करते हैं। अन्यथा तो धार्मिक लोगों के लिए तो पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो या तो भगवान की अल्लाह की मर्जी से हिलता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कहेगा भी पेड़ के पत्ते पे कोई भारी बल लगा तो पत्ता हिल गया। पहाड़ देख के धार्मिक आदमी या मजहबी आदमी कहेगा भाई अल्लाह ने या भगवान ने बनाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बोलेगा भाई प्लेट टेक्टोनिक से, ज्वालामुखी से, भूकंप से पहाड़ बढ़े। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की और एक उच्च नैतिकता की इसी देश को बहुत ज़रूरत है। अपने बड़े स्तर पे भी लोगों मतलब झूठ बोलना, बेईमानी करना आम हो रहा है। जो देश विकसित हैं, उनमें नैतिकता का स्तर बहुत ऊँचा है, मतलब दुकान खुली रहेगी, कोई आदमी नहीं रहेगा, तो भी वो उसका सामान ले जाएगा और पैसे दे के जाएगा। तो अपने देश में नैतिकता का भी विकास करने की बहुत ज़रूरत है। अपन को ईमानदारी बढ़ाना, सत्य बोलना, इसकी बहुत ज़रूरत है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। और जो भी साथियों ने सुना, उनको सबको धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर हमारा प्लेज़र है ये कि हमने आपके साथ बातचीत किया। तो दोस्तों कुल मिला-जुला के जो सर ने बताया मैं उसका एक सार आपको बता देता हूँ। सर का कहना ये है कि अगर आप अपने देश को उच्चतम स्तर तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा। आपको चीज़ों को ये देखना होगा कि ये चीज़ें क्यों हैं। आपको मान्यताओं को नहीं मानना, आपको तर्क पे बात करनी है। क्योंकि जब आप तर्क पे बात करते हैं, तो आपकी बातों को सामने वाला जो है थोड़ा-सा गंभीरता से सुनता है और आपकी बातों में वज़न होता है। इसलिए तर्क का रहना ज़रूरी है और तर्क कैसे आएगा? जब आप पढ़ाई-लिखाई करेंगे, उसके बाद तर्क आता है। क्योंकि तर्क आप ऐसे नहीं ला सकते हैं कि मतलब आप जाके कुछ कहीं भी बोल रहे हैं या फिर आप किसी को सुन रहे हैं तो आप उनकी बातों से तर्क ला देंगे। तर्क लाने के लिए आपको पढ़ना होगा, इसलिए आप भी गंभीरता से पढ़िए। और आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैंने कोशिश किया है कि मैं सर के माध्यम से जो भी आप तक अच्छी चीज़ें हों, वो पहुँचा पाऊँ। आपका सर दोबारा से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।
धन्यवाद आपको, और जो बाद में सुनेंगे साथी, उनको भी सबको धन्यवाद। जी। एक बार पुनः नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाएँ। बाकी सर के साथ जुड़ने का जो भी माध्यम है, सर का इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब चैनल, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप सर के साथ जाके जुड़ें और सर की जो एक ये सर जो एक माध्यम चला रहे हैं, आप उसके साथ जुड़ें और कुछ अच्छा कर पाएँ। और आपके अपने लिए भी ये थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपको अच्छी चीज़ों का नॉलेज होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।